जय हिंद, वंदे मातरम। इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास 8 का चैप्टर 8 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 इसका हम लोग पढ़ चुके हैं, ज़्यादा लंबा है इसलिए हम लोग 2 से 3 पार्ट में पढ़ेंगे और पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और इसका पार्ट 2 हम लोग अब पढ़ेंगे। जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1857 के दशक और 1947 तक, इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। जो भी आंदोलन हुए हैं हम लोग देखते हैं कहाँ तक पढ़ लिए थे, उसके आगे पार्ट 1 तक जहाँ तक पढ़ लिए थे उसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक पार्ट 1 हम लोग पढ़ लिए थे और पार्ट 2 पढ़ेंगे। जन राष्ट्रवाद का उदय, जन राष्ट्रवाद का उदय 1919 के बाद शुरू करते हैं हम लोग। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष सॉरी 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। 1919 में हम लोग देखते हैं बहुत सारे कांड हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी यही हुआ था 1919 में ही। तो इसके बाद 1919 के बाद चल रहे अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे आंदोलन धीरे धीरे जन आंदोलन में तब्दील यानी जन आंदोलन में बदलने लगे थे। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यवसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ था हम लोग देखते हैं। पहले विश्व युद्ध की बात करें तो पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार की रक्षा व्यय में काफी भारी इजाफा हुआ था और इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। निजी आय और व्यावसायिक आय जो थी उन पर कर ज्यादा बढ़ा दिया था और सैनिक व्यय में इजाफे और युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी चीजों की कीमतों में भारी उछाल आया था और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। जैसा कि हम लोग अध्याय 8 में पढ़ चुके हैं, इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं जैसे जूट के बोरे, कपड़े, पटरियां आदि की मांग बढ़ा दी। इस युद्ध ने इन चीजों की मांग बढ़ा दी और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांवों में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। एक विदेशी युद्ध था ये और इसके लिए अंग्रेजों ने ग्रामीण इलाकों में लोगों को सिपाहियों को भर्ती होने के लिए उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया और बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। इससे इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का एक यह किस तरह शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन के का विरोध करने लगे। इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई थी जिसे रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। और इसी बीच महात्मा गांधी का आगमन भी हुआ, हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी के आगमन की बात करें तो नटाल कांग्रेस के संस्थापक डरबन, यहाँ पे इनका महात्मा गांधी का चित्र भी इसी में दिया गया, आप लोग पहचान लीजिए कहाँ है महात्मा गांधी। तो नटाल कांग्रेस के संस्थापक डरबन, दक्षिण अफ्रीका, 1895 का ये चित्र है। 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था। अन्य भारतीयों के साथ साथ महात्मा गांधी ने भी 1895 ईस्वी में नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था। और इस चित्र में गांधी जी को पहचान सकते हैं। क्या आप लोग इस चित्र में गांधी जी को पहचान सकते हैं? वह पिछली कतार में ठीक बीच में कोट और टाई पहने दिखाई दे रहे हैं। उस समय की तस्वीर है जब गांधी जी युवा थे। ये हैं गांधी जी, कोट और टाई पहने हुए खड़े हैं एकदम बीच में। गांधी जी के आगमन के बारे में हम लोग देखते हैं।
महात्मा गांधी का आगमन। इन्हीं हालातों में जिस समय महात्मा गांधी का आगमन हुआ उस समय हम लोग जान रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध चालू था और इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। महात्मा गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और वहां पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका महात्मा गांधी का आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय, उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीय लोगों से मिलने का मौका मिल चुका था महात्मा गांधी जी को। इसके कारण नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और 46 वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में महात्मा गांधी जी भारत। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे वहां के लोगों, उनकी जरूरतों और हालात को समझने में लगे रहे। उसके शुरुआती प्रयास यानी कि महात्मा गांधी के शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में सामने आए। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। 1918 में महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। और अब हम लोग देखेंगे 1919 से 1922 के बीच आंदोलनों को कुछ गहराई से हम लोग देखेंगे। इसमें एक सत्याग्रह है, रालट सत्याग्रह। रालट सत्याग्रह 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रालट कानून यानी 1919 में रालट एक्ट पारित किया था अंग्रेजों ने। तो 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रालट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अब व्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। रालट एक्ट 1919 में महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है, यानी कि उनकी भारत के लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पुलिस को ज़्यादा कानून दे देंगे तो ये मूलभूत अधिकारों का हनन होगा। इसलिए इन लोगों का कहना था कि यहाँ के लोगों का, सरकार के पास यहाँ के लोगों का की स्वतंत्रता पर यानी कि बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। और इन लोगों ने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। 6 अप्रैल को इन्होंने आह्वान दिया था गांधी जी ने कि 6 अप्रैल 1919 को इस कानून के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचिका दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। और यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में, जो गोलियों के निशान बने हुए लोग उनके तरफ इशारा करके ये दिखा रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की जगह है। चित्र दिया गया वह परिसर जहां जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चलाई थी। जनरल डायर ने, यह वह परिसर है जहां पर जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चलाई थी। और बाद के इस चित्र में लोग दीवार पर बने गोलियों के निशानों की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो रालट सत्याग्रह चल रहा था 1919 में। रालट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। पहला अखिल भारतीय संघर्ष कौन था? तो रालट सत्याग्रह ही था। 1919 में लागू किया था अंग्रेजों ने। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित रहा। आंदोलन अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह पर जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने का दमनकारी रास्ता अपनाया, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया, हिंसा का रास्ता अपनाया। बैसाखी 13 अप्रैल 1919 का दिन था। 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग
में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। वो लोग इसीलिए रालट सत्याग्रह के विरुद्ध अभियान में, सत्याग्रह के अभियान में वहाँ पे इकट्ठा हुए थे 13 अप्रैल को अमृतसर में कि जलियांवाला बाग में, जहाँ पे जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे। और इस नरसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की अपनी उपाधि वापस लौटा दी थी अंग्रेजों को। नाइटहुड किसे कहा जाता है, कौन सी उपाधि है? तो नाइटहुड की उपाधि उसे दिया जाता है कि ब्रिटिश राजा या रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जन सेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि को नाइटहुड कहा जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दिया गया था, परंतु इससे असंतुष्ट होकर इसका विरोध करने के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करने के लिए इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। और रालट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाने के लिए प्रयास किए। और रालट एक्ट के दौरान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने का प्रयास भी किया गया। और महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखें। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी अन्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। 1919-20 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर, तुर्की के सुल्तान जिन्हें खलीफा कहा जाता था, तो उन पर बहुत ही सख्त संधि थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में काफी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहे, ऐसा भारतीय मुसलमान चाहते थे। और खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया। जब मुस्लिम नेताओं ने सर्वव्यापी आंदोलन शुरू करना चाहते थे, तो गांधी जी ने भी उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया महात्मा गांधी जी ने कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों अर्थात जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। इसके बाद 1921 से 22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। चालू तो हुआ 1920 में ही चालू हो गया था। 1920 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन चालू हो गया था, लेकिन 1921 से 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया। विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। जगह जगह पर जो भी विदेशी कपड़े थे वो उसको जला दिया गया। और 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई। परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज्यादातर हिस्से में एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। देश के ज्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। इसके बाद एक स्रोत दिया गया है, पीड़ा का निरंतर सिद्धांत। अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय था? अहिंसा किसी संघर्ष का आधार कैसे बन सकती है, इस बारे में गांधी जी ने कहा था, प्रतिफल की मामूली सी भी इच्छा किए बिना लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है, ऐसा महात्मा गांधी जी ने लिखा है। यही अहिंसा का सबसे अमूल्य सबक है। दक्षिण अफ्रीका में मैंने अन्याय और अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से पीड़ा के अनंत सिद्धांत को सीख लिया है। इसका सकारात्मक आशय अहिंसा से है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए और आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे।
यहाँ तक कि आपके साथ बुरा करने वालों के साथ भी नहीं, ऐसा महात्मा गांधी ने लिखा था 12 मार्च 1958 में। सॉरी, 12 मार्च 1938 में लिखा है, 12 मार्च 1938 को लिखा। लोगों की पहलकदमी, हम लोग देखते हैं लोगों की पहलकदमी। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन की अहिंसा विरोध कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, यानी कि बिना हिंसा किए हुए अहिंसक विरोध किया। लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए ऐसे कुछ उदाहरणों पर और विचार करते हैं। जैसे खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराबों की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। घेराबंदी किसे कहा जाता है? तो लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन घेराबंदी कहलाता है। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांव में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। सिंध मौजूदा पाकिस्तान, सिंध जो इस समय मौजूद है पाकिस्तान में, मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जन्मे पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। असम में गांधी महाराज की जय असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा था। गैर कानूनी बेदखली महंत किसे कहते हैं? महंत किसे कहते हैं? तो सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कर्ता धर्ता को उसमें महंत कहा जाता है। गैर कानूनी बेदखली क्या है? पटाईदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना ही गैर कानूनी बेदखली कहलाता था। एक चित्र यहाँ पे दिया गया है स्वराज मंदिर का। इसमें जो चित्र दिया गया है इसमें देखिए महात्मा गांधी को दिखाया गया है। ये महात्मा गांधी सारथी बने हुए हैं। महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि का चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। जनता से उपजी छवियों में भी महात्मा गांधी को अक्सर एक दैवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता रहा था। इस तस्वीर में वह कृष्ण के सारथी बने हैं। इस तस्वीर में वह कृष्ण के सारथी बने हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जनता के महात्मा इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगहों के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, यानी कि गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय
वर्गीय एकता यानी कि सभी की एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतिहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के बारे में भी गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत, वर्तमान उत्तर प्रदेश, उस समय संयुक्त प्रांत कहलाता था, आज जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है उस समय इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी, परंतु उन्हें ऐसा लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्यवाहियां भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। एक स्रोत भी दिया गया है, स्रोत 4 वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। इलाहाबाद जिले के किसान आंदोलन पर सीआईडी द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट का एक अंश इस प्रकार था। सीआईडी द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट का एक अंश यहाँ पर दिया गया है कि दूर दराज के गांवों में भी गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा है उसे देखकर अचंभा होता है। किसी को भी पता नहीं है कि वह कौन है या क्या है, फिर भी सबने मान लिया है कि वे जो कहते हैं वही सही है और उनका जो भी आदेश है वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता है, उनके नाम की असली ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते, बल्कि वे केवल जमींदारों का विरोधी मानते हैं। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। उन्नीस सौ 22 से 1929 की घटनाएं। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। हिंसक आंदोलन यानी हिंसा के विरुद्ध थे, अहिंसावादी थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया। चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 1922 ईस्वी में और ये गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था, पुलिस थाने में। तो फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए थे। 22 पुलिस वालों को लोगों की भीड़ ने थाने में ही जला दिया था, पुलिस थाने में ही जलाकर उन्हें मार दिया था। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। उसमें चौरी चौरा थाने की पुलिस ने उन लोगों पर गोली चला दिया था जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना जुलूस निकाले थे। उन पर जब लोगों ने, पुलिस वालों ने गोली चला दिया तो वहाँ पे उपस्थित भीड़ हिंसक हो गई और उन्होंने थाने में ही इन लोगों को, 22 पुलिसकर्मियों को बंद करके वहीं पे आग के हवाले कर दिया, उन्हें आग में जला दिया, जलाकर मार डाला। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गांवों में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफी उपयोगी साबित हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। चित्तरंजन दास का यहाँ पे चित्र, उनकी फोटो दिखाया गया है। तो स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे और वह पूर्वी बंगाल में वकील थे। असहयोग आंदोलन में वह काफी सक्रिय रहे। ये चित्तरंजन दास पूर्वी बंगाल में वकील थे और ये स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे और इन्होंने असहयोग आंदोलन में काफी योगदान दिया है। कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएस की स्थापना 20 के दशक 1920 के दशक में मध्य में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहली भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरा हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया गया था 20 के दशक अर्थात 1920 ईस्वी में। ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी और भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों के बीच में गहरा फर्क रहा है। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाने उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे और इसी दौरान 1920 के दौरान ही राष्ट्रवादी क्रांतिकारी भगत सिंह भी सक्रिय थी। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 1929 में एक अधिवेशन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, लाहौर में ही शायद हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और इसी पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसी के आधार पर इसी को आधार मानकर 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान भी लागू किया गया था, जिसे आज गणतंत्र दिवस के नाम से मनाया जाता है। साइमन कमीशन का विरोध करते आंदोलनकारी को यहाँ पे दिखाया गया है। 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला किया। जब साइमन कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उसका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था कि साइमन वापस जाओ। ब्रिटिश में बैठी ब्रिटिश सरकार ने 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया था। लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग का गठन किया था, जिसे साइमन कमीशन आयोग भी कहा जाता है। और इसका लोगों ने इसलिए विरोध किया कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसके सदस्य सारे अंग्रेज गोरे लोग थे। इसलिए जब ये आयोग भारत में आया तो आंदोलनकारियों ने, इस देश की भीड़ ने हर जगह इसका विरोध करके स्वागत किया और साइमन वापस जाओ के नारे लगाते हुए इसका विरोध किया गया। आगे भगत सिंह के बारे में हम लोग देखते हैं। भगत सिंह का यहाँ पे चित्र दिया गया है। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इनकलाब जिंदाबाद, ऐसा भगत सिंह का नारा था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे और इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में 1928 ईस्वी में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे शॉर्टकट में HSRA की स्थापना की थी। यानी कि इन क्रांतिकारियों ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके अन्य समर्थनकारी राष्ट्रवादियों ने 1928 में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला में एक पार्टी का गठन किया, जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी कि HSRA की स्थापना किया। और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी। लाला लाजपत राय 1928 में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। उस दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय
की मृत्यु हो गई थी। तो उसी के लिए 17 दिसंबर 1928 को 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले अंग्रेज अफसर, जिसका नाम था सैंडर्स, उसकी हत्या कर दी। और इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अपने साथी राष्ट्रवादी वीके दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। अपने साथी, जिनका नाम था राष्ट्रवादी वीके दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। और क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में जब बम फेंका तो क्रांतिकारियों ने वहाँ पे कुछ पर्चे भी छपवा करके फेंके थे। उसमें क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उनके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को वो दिन था 23 मार्च 1931 को, इनको तीनों लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। और उस समय भगत सिंह की आयु, जिस समय फांसी पर चढ़ाया गया उस समय भगत सिंह की आयु मात्र 23 साल की थी। दांडी मार्च। साथियों, ये वीडियो यहीं तक। इसके बाद हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, पार्ट 3 में पढ़ेंगे और पार्ट 3 में संभवतः हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।